करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड कक्षा 6 की किताब। क्यों? मच्छर आने के लिए बाथरूम खोल दिया गया। महत्वपूर्ण तरीके से आपको कक्षा 6 की जो पुस्तिका है, जो पाठन पुस्तिका है, इसे हम पढ़ाएंगे, है ना। विषय कौन सा है? विषय है विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साइंस। प्रणाम पापा। चैप्टर 1 जो है वो कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि वो कंपोनेंट्स जिनसे हमारा फूड बना हुआ है। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारा फूड बना हुआ है? इन लोअर क्लासेस वी मेक लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। जब हम पहले की क्लासेस में थे तो हम लोग क्या करते थे कि आइटम्स बनाते थे, या बनवाया गया होगा एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। सो जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो कि तमिलनाडु में क्या खाया जाता है? असम। असम नहीं खाते हैं, असम तो स्टेट का नाम है ना। तमिलनाडु में हम लोग खाते हैं रसम, है ना। फिर उसके बाद खाते हैं इडली, डोसा, चटनी, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल। सो मतलब यहाँ का जो खाना पीना है वो क्या है भाई? तो आपका इडली, डोसा, सांबर, रासम, ये सब है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में हम लोग जनरली खाते हैं, बिहार में, यूपी में, है ना, दाल, चावल, चोखा। चोखा क्या होता है? चोखा होता है आपका स्मैश्ड, ग्राइंडेड नहीं होता बेटा, स्मैश्ड पोटैटो होता है। ग्राइंड मतलब समझते हो क्या होता है? जब मिक्सी में उसको ग्राइंड करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ग्राइंडिंग इज डिफरेंट, स्मैशिंग इज डिफरेंट, है ना। जैसे कि अगर तुम्हें खूब बढ़िया से, है ना, पीटेगा तो दैट इज कॉल्ड स्मैशिंग और ग्राइंडिंग। सो डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज स्मैशिंग, नॉट ग्राइंडिंग, क्योंकि ग्राइंड नहीं कर सकते किसी को, है ना। करने को तो ग्राइंड भी होता है, बट ये नहीं चल जाओगे भाई, मत करना ये सब काम। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाना ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक खाने का पिक्चर जो तुम यहाँ देख रहे हो, तो एक खाने में ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेट होगा, 2 कटोरी होगा, 1 चम्मच होगा, उसके अलावा खाना भी होगा। तो खाने में जो है, जो मेन जो चीज है वो है, ये सारे तो कंटेनर्स है, पर खाने में क्या है? तो चपाती है, दाल है और ब्रिंजल करी है। ब्रिंजल करी, करी मतलब जैसे ब्रिंजल की सब्जी। तो एक खाने में आपका ये भी है। अनदर में बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी। सो ये जो है आपका राइस, सांबर और वेजिटेबल प्रिपरेशन हो सकता है लेडीज फिंगर का। जनरली साउथ इंडिया में लेडीज फिंगर लोग काफी यूज करते हैं, है ना। सांबर वगैरह यूज होता है, राइस यूज होता है, लेडीज फिंगर पर होता है, यहाँ पे इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिटेड, जहाँ जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ बहुत ही लिमिटेड वेराइटीज हम लोग को वेजिटेबल्स का मिलता है, और उसमें लेडीज फिंगर तो मिलता है। सो येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। सो और दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है? अपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। तो ये अलग अलग एरिया वाइज हम लोग अलग अलग, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, वहाँ पे खाए जाने वाले प्रिवेलेंट फूड्स हैं जो वहाँ पे खाए जाते हैं। सो ये सब हो सकता है। सो एक्टिविटी 1 में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो जनरली क्या होता है, ग्रेन्स के नाम पे जब जानते हो अनाज, तो हर चीज को, अब जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल को हम लोग अनाज नहीं कहते हैं। अनाज का मतलब होता है क्या? जैसे आपका हो गया राइस, है ना, जैसे हो गया आपका मक्का, जैसे हो गया आपका व्हीट, ये सारे अनाज, ठीक है। ये सारे क्या है? तो अनाज, ठीक है। सो आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। सो अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। सो जो मेन आइटम होगा, कम से कम उसमें एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, है ना, ग्रेन्स हो सकते हैं। और बाकी आइटम्स में क्या होगा? दाल होगा, मीट भी हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इज वेदर अ पर्सन इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। इफ ही इज वेजिटेरियन, डेफिनेटली अ डिश ऑफ मीट और अ फिश will not be there, or eggs may will not be there. It may also include items like what? Items like कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। सो इन सारी चीजों के अलावा उसमें हम लोग दही भी रख सकते हैं, बटर मिल्क रख सकते हैं, और पिकल्स, पिकल्स मतलब अचार भी रख सकते हैं। Some examples of meals from different regions are given in table 1.1.
क्या रहा है क्या, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स खाने के जो कि अलग अलग रीजन से हम लोग निकाले हैं। जैसे रीजन मतलब जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हैदराबाद हो गया। जैसे हैदराबाद में बहुत खाई जाने वाली जो खाना है वो कौन सा खाना है? आप अक्सर हाँ फिल्म में, टीवीज में, मतलब जो भी चीज तुम देखते हो उन सब में अक्सर हाँ सुनते होगे हैदराबादी बिरयानी, है ना। तो हैदराबाद में बिरयानी फेमस है, बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है ना। उस तरह से फिर है ना यहाँ इडली डोसा सांबर पे फेमस है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो यहाँ पे, so different reasons are given in table 1.1. select food items and enter these in table 1.1. so अब ये टेबल आपको 1.1 भी खुद से बनाना है। so आप आराम से एक एम्प्टी, है ना, मतलब कि जस्ट एक सादा कॉपी लीजिएगा, उसमें आप ये टेबल बनाइएगा और खुद से है ना सोच सोच करके ये पूरा टेबल को कंप्लीट कीजिएगा। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव all these varieties in our meals if we are traveling. सपोज अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर तो जो ऑप्शंस है ट्रेन में, सपोज इफ अगर आप जा रहे हैं कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो अगर कोई एक इकलौता ट्रेन है तो हो सकता है कि वो उसमें पैसेंजर्स के कन्वीनियंस के हिसाब से वो सारे फूड आइटम्स उसमें अवेलेबल हो, बट उसके बावजूद है ना वो सारे के सारे फूड आइटम्स उनके मेनू में हो सकता है कि इन रियलिटी आपको वो सारे फूड आइटम्स ना मिले। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को कभी कभी क्या करना पड़ता है कि एक मील में बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये तो सोचने वाली बात है, यानी कि हम जरूरी नहीं है कि हम लोग एक वक्त में सब कुछ मिले ही। कभी कभी ट्रैवलिंग वगैरह है तो हम वैसे कंडीशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। सो वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम बैलेंस डाइट अभी खा रहे हैं और अगर एक वक्त के लिए बैलेंस डाइट ना मिले तो तुरंत हम लोग का है ना डिफिशियंसी हो जाएगा और उसकी वजह से डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। अगर 10 दिन से लगातार खा रहे हैं खाना, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है, और हो सकता है कि एक दो बार हम बैलेंस डाइट ना ले या एक दो दिन तक ना ले तो तुरंत हमको डिफिशियंसी और डिफिशियंसी के बाद डिफिशियंसी डिजीज ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। So whatever is available on the way, it may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. So जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम लोग को हर कुछ मिले। So there must be some reason though why meals usually consist of such distribution. So खाने में ये सारा कुछ जो है वो क्यों, मतलब कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। So do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? अब ये बताओ कि देखने का जो फंक्शन है और हाथ को स्ट्रेंथ चाहिए, है ना, विजन, आंख को विजन चाहिए, और बालों में क्या चाहिए, शाइन चाहिए, और बॉडी में स्किन में क्या चाहिए, ग्लो चाहिए, है ना। ये सारी चीजें होती है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें तो उसमें मतलब उसको कहते हैं ना सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर बॉडी पार्ट्स हम बता रहे हैं हम आपको। तो ये सारी चीजें जब अलग अलग है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है उनको पूरा करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एक घर है तो घर में नल का काम है तो प्लम्बर चाहिए, बिजली का काम है तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो जिस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बॉडी में भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं और अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड्स आइटम्स कंटेन? सो अलग अलग खाना खाने से फायदा क्या भाई? तो फायदा कुछ ऐसा है कि बॉडी के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स, बॉडी के लिए चाहिए क्या, न्यूट्रिएंट्स, यानी अल्टीमेट चीज जो है वो है न्यूट्रिएंट्स। सो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। सो वो सारी चीजें जो है चाहे तो प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल से मिलती हैं। सो दीज इंग्रेडिएंट्स contain some components that are needed by our body. So हमारे बॉडी को कुछ चीजों की जरूरत होती है और वो चीज जो मेन जो जरूरत होती है वो उन खाने के उन आइटम्स में होते हैं। इसी वजह से जरूरत के हिसाब से हम वो खाने को क्या करते हैं हम लोग। तो ट्रेडिशनली एक्चुअली हम लोग अपने बॉडी को के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाने का वो आइटम है अपने ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में इंक्लूड ऑलरेडी कर चुके हैं, जो वहाँ इजिली अवेलेबल है, जिससे हम लोग को वो सारी चीजें मिल जाया करती हैं। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने मतलब इस तरह का ट्रेडिशन कल्चर उस जगह के अवेलेबिलिटी वगैरह को देखते हुए ऐसा बना डाला। ठीक है, बना डाला नहीं, मतलब वो कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए कि इस खाना को ज्यादा देर से खा रहे हैं तो फिर
एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं बेटा, है ना। जैसे अब आपको मालूम है कि आप शरबत बनाने जा रहे हो तो उसमें चीनी और पानी डालना है, तो आपको मालूम है कि उसमें चीनी चाहिए और पानी चाहिए। अब आपके पास जो चीज है उसमें से आप चीनी निकालोगे, पानी निकालोगे, ठीक है। तो अब आप ये देखने नहीं जा रहे हो कि आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट निकाल के लाओ, नहीं दिख रहा है। अब आपके बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अलग यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट आपको चाहिए। तो हमारे एंसेस्टर्स ने क्या सोचा कि अब चीजों का जो नाम है, जैसे कि अगर कर्ड है तो अब कर्ड में क्या है क्या नहीं है इसको बताने से अच्छा है कि क्यों ना खाने का एक पैटर्न बना दें कि लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते रहे और उनको बैलेंस डाइट मिलता रहे। तो ये पैटर्न उनके द्वारा बना दिया गया जिसको कल्चरल फूड आइटम्स हम लोग कह सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि साउथ इंडिया में खाने का ट्रेडिशन कुछ और, नॉर्थ इंडिया में कुछ और। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, सिर्फ नॉर्थ और साउथ का ही हिसाब नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन नॉर्थ इंडिया में भी अलग अलग थोड़े दूर पे ये सब कुछ डिफरेंट है। बिकॉज वहां पे डिपेंड करता है कि कौन सा फूड अवेलेबल था, कौन सा फूड अवेलेबल है, उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहां का फूड कल्चर बना। तो ये सारी बातों को आपको समझना होगा। सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। सो देखिए यहाँ टेबल 1.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। रीजन्स मतलब जो क्षेत्र होते हैं, स्टेट्स मतलब जैसे हमारा इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है। तो जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये 2 स्टेट है, आप इसको स्टेट कहो, रीजन कहो। पंजाब में जो खाई जाती है वो क्या क्या खाई जाती है भाई, आपने हमेशा सुना होगा मक्के की रोटी। तो मक्का मतलब क्या, कॉर्न, भुट्टा जिसको कहते हैं ना, भुट्टा, वो मक्का, उसका रोटी। हाँ, मक्के का रोटी सीधे भुट्टे का, है ना, उसका दाना उठाया जाता है और उसका रोटी, है ना, उसमें पानी डाल के उसका रोटी बना दिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। जिस तरह से गेहूं के दानों को हम लोग क्या करते हैं, तो पीसते हैं, किसमें, ग्राइंडर में। तो जिस तरह से उसको ग्राइंड कहते हैं, रॉक ग्राइंडर्स होते हैं। तो चाहे रॉक ग्राइंडर्स हो या चाहे आपके जनरली वो रॉक ग्राइंडिंग ही हो सकते हैं। अगर आप उसको, है ना, मिक्सी में ग्राइंड करोगे ना तो वो आपको, मतलब वो एक्चुअली, है ना, वो क्या उसको कहते हैं, खल्ली, चूना, भूसा, उस तरह का कुछ निकल के आएगा जो आपको रोटी तो नहीं आपको फील होगा वो उसका, है? आप जो समझ लो उसको। सो मक्की, सो कॉर्न, व्हीट हो या फिर कॉर्न हो, इन सबको मतलब ऐसे उसका आटा बनाया जा सकता है। राजमा, जो लाल रंग का या फिर मरून कलर का, जो डार्क मरून या डार्क लाल रंग का जो बीन्स होता है उसको राजमा कहते हैं, उसको किडनी बीन्स कहते हैं। तो वो कैसा शेप में होता है, एक्चुअली वो देखने में किडनीज की तरह लगते हैं, बॉडी में जो हम लोग के किडनी होते हैं उस किडनी की तरह होते हैं, इसलिए इसको किडनी बीन्स कहते हैं। तो ये जो किडनी बीन्स है, वहां पे राजमे का दाल और मक्के की रोटी, आप हमेशा सुने होंगे, सरसों का साग, है ना। तो ये सरसों जो होता है वो क्या होता है, वो मस्टर्ड जिससे बनता है, जो सरसों का तेल होता है, तो उसी को मस्टर्ड कहते हैं ना इंग्लिश में। तो मस्टर्ड लीफ करी वो बनता है ना। एक्चुअली ये करी नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का टाइट होता है, डिपेंड करता है बनाने वाला जैसा बनाना चाहे। वो बहुत ज्यादा गीला बनाना चाहे तो उसको करी भी कह सकते हो, वैसे ही करी ही एक तरह से होता है, बट हम उसको करी नहीं समझते। करी उसको हम समझते हैं जिसमें, है ना, थोड़ा सा क्या हो, लिक्विड ज्यादा हो। कर्ड हो गया, घी हो गया, तो ये सब पंजाब के लोग खाते हैं, ये वहां का फूड कल्चर है। आंध्र प्रदेश का राइस, तुआर दाल एंड रसम, चारू जिसको कहते हैं वहां पे, कुंदरू, है ना, इसको डोंडा कई कहते हैं वहां पे, बटर मिल्क, घी, पिकल, इसको आवकई कहते हैं। तो ये उस स्टेट का क्या है, फूड कल्चर है। अब सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि उस स्टेट में सरसों का साग मिलना उतना आसान नहीं होगा, राजमा मिलना आसान नहीं होगा, मक्का मिलना वहां आसान नहीं होगा। तो इन सब वजह से वहां पे ये सारी चीजें नहीं खाई जाती हैं। उसी तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज खाए जाते हैं, और उनका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि वो खाने वाले लोगों को बैलेंस डाइट मिले। और बैलेंस डाइट ये नहीं होता है कि डब्बा क्या है, बैलेंस डाइट ये है कि डब्बे के अंदर क्या है। डब्बे के अंदर दैट मीन्स कि इंग्रेडिएंट, जो उसका न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट क्या है। अगर वो न्यूट्रिएंट उनको क्या मिलना चाहिए,
तो राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड राइट अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, रफेज वाटर जो कुछ भी है वो सब कुछ मिलना चाहिए। तो उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। सो भले ही खाना कुछ भी लोग खाते हो, बट उनको बैलेंस डाइट मिल रहा है तब तक वो सब कुछ सही है। कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, है ना, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे फूड में वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स होता है और वाटर होता है। यानी टोटल आप कह सकते हो कि टोटल 7 चीजों की जिक्र की जा रही है, पर जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जिससे बॉडी को रियली में कुछ मिलता है ना, जो मिलता है वो आपको बस ये 5 चीजों से मिलता है। वो क्या क्या है? तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। तो ये जो 5 चीज है ये न्यूट्रिएंट्स में आ गया और इससे बॉडी बनता है या इससे बॉडी को कुछ मिलता है। अब कहोगे कि क्या डाइटरी फाइबर्स और वाटर से कुछ नहीं मिलता है? हाँ, इससे फायदा होता है पर इससे कुछ मिलता नहीं है। डाइटरी फाइबर से फायदा ही होता है कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो अच्छे से बॉडी से डिस्पोज हो जाता है। यानी कि डाइटरी फाइबर वो चीज है जिसकी वजह से जो फूड जो एज अ वेस्ट अब हमारे बॉडी में बचा हुआ है वो वेस्ट डिस्पोजल उसका अच्छे से होता है। यानी डाइटरी फाइबर का होना इसलिए जरूरी है कि हमारे बॉडी से जो भी खाना है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स नहीं लेंगे तो बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड या लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स होगा वो हमारे बॉडी में क्या करेगा? तो रॉट करेगा, सड़ेगा, सड़कर फाइनली हमारे बॉडी को क्या करेगा? तकलीफ देगा। वाटर जो है वो क्यों जरूरी है? खाना तो खा लिए, खाना से निकला एनर्जी, उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करता है ब्लड, और ब्लड जो है ना, ब्लड में उसके बाद जो है ये हमारे बॉडी का बहुत डिफरेंट फंक्शंस के लिए भी तो जरूरी होता है। दूसरी बात है बॉडी में से ब्लड से, है ना, ब्लड से फिर एक्चुअली वो क्या करता है कि फिर ब्लड को क्लींजिंग का जरूरत होता है, सफाई का जरूरत होता है। और ये सफाई जो है ना, नेफ्रॉन्स में यानी कि हमारे किडनीज में वाटर की वजह से ही है ना, हमारा किडनी जो है वो गंदे ब्लड को या फिर जो हमारे बॉडी में जो गंदगी होती है उसको हम लोग साफ करते हैं और उसको एज ए यूरिन हम लोग बाहर बॉडी से निकाल देते हैं। तो अगर पानी पिएंगे तब तो निकाल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पीने से ही पानी का जरूरत पूरा होता है, बहुत सारे खानों में भी ऑटोमेटिकली पानी होता ही होता है। और इसके अलावा बहुत और दूसरे तरीके भी होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी पानी होता है, बहुत सारा खाना में पानी होता है। और खाना में फ्रूट्स, खाना कहने का सेंस समझो बेटा, खाना जो है हमारे कहने का मतलब है, खाना का मतलब हो गया रोटी, दाल, चावल, सांबर, रसम, ये सब खाना है। और फ्रूट जो है ना, वो आप खा तो सकते हो पर उसको फ्रूट्स कहते हैं, है ना। खाना उसको हमारे कहने का सेंस नहीं है। आप यहाँ भावनाओं को पकड़िए, है ना, लॉजिक और उन सब फालतू चीजों पे मत आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। हाँ, डंप नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, थोड़ा यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, चीजों को समझने पे कोशिश कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग काबिल बनते हैं। आपको हम वही कह रहे हैं कि काबिल बनो, पर रियली में काबिल बनो, काबिल बनो मत, ठीक है। आओ देखते हैं यहाँ पे, देख ले बेटा, देख ले बेटा, यहाँ देख ले। सो यहाँ पे क्या रहा है क्या? So do all food contains all these nutrients? So with some simple methods we can test whether cooked food or raw ingredients contains one or more of these nutrients. So हम इसमें चेक करेंगे कि जो खाना हम लोग के पास है उसमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है नहीं है, उसमें क्या ज्यादा है। अब मान लो किसी एक ऐसे क्लास में जहां पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, 10 में से 8 बच्चे पढ़ने वाले हैं। एक क्लास है जिसमें से 10 में से 8 बच्चे नालायक हैं। तो बताओ उस क्लास को जिसमें 8 बच्चे नालायक हैं, उस क्लास को क्या कहेंगे?
पढ़ने वाला क्लास कहेंगे या नालायक क्लास कहेंगे? नालायक कहेंगे। क्यों नालायक कहेंगे? क्या दो बच्चा पढ़ता है ना भाई, उसमें दो बच्चा पढ़ता है ना, तो उसको कहेंगे नालायक रिच क्लास। नालायक रिच क्लास मतलब कि यहाँ पे ज्यादातर लोग नालायक हैं, इसलिए ये जो क्लास है वो रिच है। किस चीज में? तो नालायकों से भरा हुआ है ना। तो चूंकि यहाँ पे नालायकों से ये भरा हुआ है तो इसलिए नालायक रिच है। उसी तरह से फूड आइटम्स भी जो होते हैं उनमें कोई खास इंग्रेडिएंट जो होगा, न्यूट्रिएंट जो होगा वो ज्यादा होगा। हो सकता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, तो वैसे फूड को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहेंगे। हो सकता है उसमें प्रोटीन ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे प्रोटीन रिच फूड है। या फैट ज्यादा हो तो फैट रिच फूड है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही हो। जनरली जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उसमें 2-3-4 तरह के अपने अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का चीज हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अगर टेस्ट करने जाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है, प्रोटीन्स है या नहीं है, फैट्स है या नहीं है, ये करना हमारे लिए थोड़ा आसान है। सो लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड्स आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। सो टेबल 1.2 में ये सारा टेस्ट करेंगे और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। कह रहा है फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट्स, इन सारे टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ये सारे टेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या सॉल्यूशन चाहिए? आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का एंड कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी काम को करने निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाना बनाने निकलते हो, तो बर्तन चाहिए होता है ना। तो टेस्ट करोगे तो टेस्ट के लिए तो क्या हवा में सब कुछ तो होगा नहीं, तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी। कौन कौन सा चीज चाहिए होगा? गौर से देखो, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा चाहिए, 3 चीजें ये, टेस्ट ट्यूब और फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, मतलब एक टेस्ट ट्यूब नहीं, कुछ एक 4 5 6 7 जितना भी हो सकता है, एंड अ ड्रॉपर, और कम से कम एक ड्रॉपर चाहिए। अब कह रहा है ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पके हुए खाने को चेक करना है, कच्चे पके सब तरह के खानों को आप चेक कर सकते हैं। सो टेबल 1.2 shows from these tests, you are way to record the observation from these tests. So ये जो आपका जो भी टेस्ट करोगे इसमें कैसे आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ये टेबल 1.2 दिखला रहा है। Some food items are given in this table. इस टेबल में पहले से कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। You can conduct the test either with these or any other available food items. अब हो सकता है कि ये सारे फूड आइटम्स अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो तुम कर सकते हो, अगर नहीं है तो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उनसे तुम कर सकते हो। ठीक है, आपका मन अवेलेबल है, पर अब ये जो मेरा मन है वो तो वही है ना कि जो अवेलेबल होगा उसी से करेंगे ना, है कि नहीं? सोचने वाली बात है, जो अवेलेबल होगा उसी से करेंगे। जो अवेलेबल होगा ही नहीं वहां हम अपना मन लगा के क्या करेंगे? हवा में फिर डाल देंगे। हाँ, सो ऐसी फालतू की बातों मत करो, इससे है ना अननेसेसरी है ना आपका माइंड जो है वो फालतू की बातों को है ना बनाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करता है। और ऐसे कंडीशन में आपका मेन कंसंट्रेशन जहाँ होना चाहिए वहां ना होकर आपका है ना ये जो टेलरिंग है, जो फालतू की बातों को क्रिएट करने पे जो एफर्ट लगा रहे हो ना, इस जगह पे तुम एफर्ट लगाओ कि हम कह क्या रहे हैं, इस चीज को समझो। ठीक है, ठीक है मेरे लाल। चलो आगे देखें। सो डू दिस टेस्ट केयरफुली, है ना। इन सारे टेस्ट को अच्छे से करेंगे एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो भी खाना पीना जो भी कुछ है, अब चूंकि ये खाने की चीज को भले ही टेस्ट कर रहे हैं, बट अब केमिकल को डालने के बाद उसको खा लो या फिर केमिकल खा लो, तो ये तो बेवकूफी है। अब कह रहा है, इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। सो भैया कैसे बना सकते हैं, गौर से देखो। So let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. जो हमारे खाने में पाया जाता है, वैसे तो मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? बहुत अलग अलग तरह के होते हैं।
है ना, अलग अलग टाइप्स के। मगर जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे खाने में पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। सो वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अगर उसमें स्टार्च है या नहीं है। तो स्टार्च को चेक करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, वो देखो पहले यहाँ पे। पहले तो ये चार्ट देखो, इसमें कैसे क्या बता रहा है। इस चार्ट में ये बता रहा है कि कैसे आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन अगर नहीं है तो कैसे बना सकते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो, कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है वो कैसे बना सकते हो। तो अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है, डाइल्यूट में और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है। डाइल्यूट का मतलब जो होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं इसी से लेता हूँ, कहीं ये कॉस्टिक सोडा का जो सोल्यूशन है, सीधी आसान शब्दों में बताओ हमको इतना ए मत करो। हमको बस ये बताओ डाइल्यूट किसको कहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड किसको कहते हैं। जो कि मिला हुआ है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ना जो कि एक जगह पे ज्यादा मतलब जमा है। हाँ, और ये आपका गलत सोच है। आप सुनो, हम बता रहे हैं। डाइल्यूट कहते हैं जिसमें जो मिक्सिंग है ना, वो कम अमाउंट में है, और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जैसे उसमें है ना 100 ml में है ना 5 ml का मिक्सिंग है, तो उसको डाइल्यूट कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, और 100 ml में अगर 50 ml मिला देते हैं वो चीज जो 5 ml मिलाने वाले थे, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। समझ में आया। अब देखो, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। यानी कि वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पहले ही आधा पानी से भरा हुआ है ना, और उसमें टिंक्चर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। उस दिन इंटरनेट पे हमने दिखाया था ना आपको, कैसा होता है ये एक भूल गए, बॉटल में दिखता है ब्लू कलर का। वो तो उसमें कॉपर सल्फेट भी दिखाए थे। कॉपर सल्फेट एक ब्लू स्टोन है। कॉपर सल्फेट ब्लू स्टोन टिंक्चर इमेजेस बोला ये था ना, इस तरह के बॉटल्स में आते हैं, है ना। गौर से देखो, लगभग सरसों के तेल जैसा। बाप रे बाप, कैसा एग्जाम्पल दे रहे बाबा भाई। देखो यहाँ पे इसका जो कलर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कलर दिख रहा है ना, वो हल्का हल्का येलोइश दिख रहा है ना। तो ये आयोडीन टिंक्चर है। इसके कुछ एक ड्रॉप्स हम पानी में डालेंगे हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब में, और हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन के तैयार हो जाएगा। सेकंड जो है, इसमें 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे। ठीक है, उसमें कितना मिलाना है, 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट मिलाना है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया। और कास्टिक सोडा का 10 ग्राम लेना है और 100 ml ऑफ वाटर में मिला देना है अच्छे से। यानी कि सारी चीजें है ना, लेना ही पड़ेगा दुकान से, कि हम लोग के पास नहीं है। ये चीज लेना पड़ेगा क्या, खाना भी खरीदना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे पास ना अब यहाँ देखो, सारी चीजें नहीं खरीदते बेटा, बहुत सारी चीजों को है ना हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, है। अपलोड करने का कोई है? हाँ, तो यहाँ चलो ना, देखते हैं। कोई है तो गाइस, सरसों तेल की जगह आप टिंचर आयोडीन मत यूज कर लीजिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी 2 में कह रहा है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड